लुसेंट साइंस बुक से केमिस्ट्री में प्रश्न पढ़े थे हम लोग, और उससे आगे पढ़ेंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गन पाउडर के अलावा बारूद बनाने में भी, उर्वरक बनाने में भी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। अच्छा, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, और इसमें मुख्य पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। अति मुलायम खनिज टॉल्क सोपस्टोन में मुख्यतः क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अति मुलायम खनिज या टॉल्क सोपस्टोन में मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ठीक है। और साथ ही मैग्नीशियम सिलिकेट का उपयोग हम लोग चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में और रंगाई का कार्य करने में भी मैग्नीशियम सिलिकेट का प्रयोग होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में प्रति अम्ल यानी कि एंटीक्लोर जो है, उसका मुख्य तत्व क्या है? MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि बच्चा हुआ, चाहे बूढ़ा हुआ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसको लैट्रिन नहीं उतरता है, कभी कभी बाथरूम नहीं उतरता है, तो ऐसी स्थिति में यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको दिया जाता है, MgOH2, और जिसके कारण उसका पेट क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग लैक्सेटिव रूप में भी किया जाता है। एप्सम लवण भी मैग्नीशियम का ही यौगिक है। पृथ्वी के पपड़ी में जो परत है, पृथ्वी का पपड़ी, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। अब खाली एल्युमिनियम से प्रश्न लगाता है कि पृथ्वी के पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, और क्रायोलाइट और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है, और एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम उद्योग में। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से ज्यादा है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, एल्युमिनियम को जो प्रोसेस किया जाता है बॉक्साइट से, वह लोहे की अपेक्षा ज्यादा खर्चीला है। एल्युमिनियम के संबंध में कुछ कथन है, जैसे कि एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होते हैं, और नाइट्रिक एसिड एल्युमिनियम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। गर्म सांद्र गंधकाम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए, मान लीजिए खून बह रहा है, उसको रोकना है, तो आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका मतलब पोटासियम। ठीक है। फिटकीरी, दरिया कट जाला तो फिटकीरी ना लगा जाला, खून में रुक जाला। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल के शुद्धिकरण के लिए। जल शोधन का मतलब है जल का शुद्धिकरण, फिटकीरी का, जिसको एलम कहते हैं, पोटासियम। और खून बह रहा है, उसको भी रोकने के लिए हम लोग इसी पोटासियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम रहता है, 24H2O वाला। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में होता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का ही प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में होता है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट है जल योजित सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट ही जियोलाइट कहलाता है। पसीना रोधी पदार्थों में, पसीना को जो रोकता है, वैसे पदार्थों में क्या मिला हुआ रहता है? एल्युमिनियम के यौगिक। तो यहाँ से हमने एल्युमिनियम के बारे में बहुत चीज पढ़ा, जैसे कि पृथ्वी के पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वह एल्युमिनियम है। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। अच्छा, बॉक्साइट उद्योग, बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग कर उससे एल्युमिनियम का हम लोग निष्कर्षण कर लेते हैं। भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से ज्यादा है, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम
महंगा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि एल्युमिनियम का जो प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण, वे लोहे की अपेक्षा महंगा है। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में एम्फोटेरिक होते हैं। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और गर्म सांद्र गंधकाम्ल यानी कि H2SO4 तेजाब एल्युमिनियम के साथ SO2 देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आमतौर पर अगर खून बह रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग पोटास फिटकिरी का जो प्रयोग करते हैं वो भी एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड है। जल शोधन करना हो, जल को साफ करना हो, तो एलम का या अर्थात एल्युमिनियम का प्रयोग होगा, पोटास एलम का। अच्छा, अग्निरोधक अगर कपड़ा बनाना हो, माने आग से नहीं जलना चाहते हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट का। जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट का मतलब है कि जल योजित सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। पसीना रोधी पदार्थों में, पसीना को रोकने वाले जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें भी एल्युमिनियम के यौगिक रहते हैं। अच्छा, अब आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2CaSO4H2O। क्या सूत्र है? 2CaSO4H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को सामान्य रूप से हम लोग जिप्सम कहते हैं, और जिप्सम यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? 2CaSO4H2। हाँ नहीं, 2CaSO4H2। क्वार्ट्ज किसका बना होता है? कैल्शियम सिलिकेटों से। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेटों से। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2। X पीले रंग का एक पाउडर है, और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो इसे तीक्ष्ण गंध निकलता है, और यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है, और यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। तो यह क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे गुजार कर प्राप्त किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन। यहाँ क्या था? कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया अगर करा दीजिएगा, या बुझा चूना से क्लोरीन गैस की प्रतिक्रिया करा देंगे, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। और ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, और ये पीले रंग का पाउडर है। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस वही ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन है। जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि साफ सफाई के लिए। पोटास एलम का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा रसायन फल पकाने के में उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, और बिहारी भाषा में कहा जाता है कार्बाइड। क्या कहा जाता है? कार्बाइड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड जो है फल पकाने में काम आता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। डोलेमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का, डोलोमाइट। मार्बल का प्रयोग भवन बनाने के रूप में किया जाता है, और मूर्ति बनाने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चौक का। कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी हो जाए तो मानव शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो सबसे ज्यादा मानव हड्डी में जो पाया जाएगा कैल्शियम फास्फेट। संक्रमण धातु का एक प्रकार है मैग्नीज। बर्तनों और कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा का संकेतक है? मैग्नीज का। और मैग्नीज एक संक्रमण धातु है, और बर्तन और कपड़ों पर बादामी रंग का धब्बा बन रहा है पानी में, तो इसका मतलब है कि मैग्नीज ज्यादा है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4, और यह भी पानी साफ करने में काम आता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का प्रयोग पेयजल को शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे पाया जाने वाला धातु कौन है? लोहा है। और पहला एल्युमिनियम। अर्थात सबसे ज्यादा पाया जाएगा कौन? ऑक्सीजन, उसके बाद
हाँ, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सी, ये लो, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? लोहा है। लौह धातु एक अयस्क, लौह धातु का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है? लोहा के अयस्क हैं। सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट सब लोहा का अयस्क हैं। अच्छा, लोहा प्राप्त किया था हेमेटाइट से। अच्छा, हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, लिमोनाइट भी है, हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा के हैं। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहा अयस्क से लोहा निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कठोर स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है, ठीक है। और लोहा का शुद्धतम रूप पिटुआ लोहा है, पीट के नु ठीक कइल जाला। जौहरी का रूज यानी कि ज्वेलर्स रूज क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को ज्वेलर रूज कहा जाता है। विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है और स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। रबड़ में कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। फंसिएगा नहीं, स्टील को कठोरता प्रदान करना हो तो क्रोमियम मिलाएंगे, और वहीं रबर में अगर कठोरता प्रदान करनी हो तब जाके कार्बन मिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। लोहे की जंग किस प्रकार की प्रतिक्रिया, भौतिक है कि रासायनिक है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, वाटर। ऑक्सीजन तो चाहिए, आर्द्रता चाहिए, तो कहते लोहा रही तबे न। तो लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। लोहे के जंग लगने से क्या हो, माने कौन सा कारण है? ऑक्सीकरण की क्रिया है, अर्थात ऑक्सीजन जो है आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा के साथ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करेगी, और लोहे में जंग लग जाएगा तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, और ऐसी स्थिति निर्मित होती है कील के भार के बढ़ने के साथ। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चलाई जाती है? जिंक की। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। और सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। और तांबा से क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। और उसका प्राप्ति स्थान क्या है? अरितपक्कम, तमिलनाडु में, ठीक है। और किस जानवर को पालतू बनाया था? और सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। देखिए, जितने भी खेती बाड़ी सब सीखा, सब ये सब 9% का लिखा होना, न्यूलिथिक एज। अच्छा, मैलाकाइट किसका अयस्क है? मैलाकाइट तांबा का अयस्क है। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं, चांदी रंग की? तांबा और सोना। तांबा और सोना जो है ये चांदी रंग की, सिल्वर रंग की नहीं होती हैं, और दोनों धातु हैं। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5H2O, और जिसका प्रयोग हम लोग टंकी में जो काई हो जाता है उसको साफ करने में उपयोग होता है। बहुत सारा उपयोग है नीला थोथा कॉपर सल्फेट का। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पिताज। सूत्र क्या है? पीताज, पिताज। तो पीतल तांबा जस्ता, कांसा तांबा टीन। अब कह रहा है कि कांसा किसका है? एलोय है मिश्र धातु तांबा टीन का, और पिताज तांबा जस्ता का। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? जिंक लेपित लोहा होता है। बिजली से धातु चढ़ाना, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? जस्ता। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसको कहा जाता है जिंक धातु। जस्ता, जस्ता जो है तेजाब एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालेगी। अच्छा, अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा, जस्ता, ठीक है। जल शोधन के लिए उपयुक्त क्या है? जियोलाइट। और जियोलाइट को क्या कहते हैं हम लोग?
जियोलाइट को कहा जाता है जल योजित यानी कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। और जियोलाइट भी जल शोधन में काम होता है क्योंकि इसमें एल्युमिनियम का सल्फेट है। यशद पुष्प क्या कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। जेडेनो को यशद पुष्प कहा जाता है। कृंतकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। अर्थात चूहा को मारने वाला दवा क्या नाम है? जिंक फास्फाइड। और इसको कृंतकनाशी या रोडेंट नाशी भी कहा जाता है। फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। और जिंक ऑक्साइड को जेडेनो को कहते हैं हम लोग यशद पुष्प। पेंट वगैरह में काम आता है। वो सफेद पेंट के नाम से बाजार में यही बिकता है। क्या? जिंक ऑक्साइड, यशद पुष्प। और चूहा विष जिंक फास्फाइड। और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए। लकड़ी मान लीजिए कीड़ा खा जाएगा तो उसको मान जो कीड़ा हो तो पेंट कर दीजिए जिंक क्लोराइड। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहिए। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है कौन? साधारण जो टॉर्च होते हैं उसके टर्मिनल को जिंक और कार्बन। जिंक के एगो छड़ी रही और चारों तरफ से कार्बन के लुगदी भर दिए। हाँ। एक उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन है? चांदी है। ठीक है, इसमें सोना रहता तो भी रहता लेकिन सोना नहीं है। सबसे उपयुक्त विद्युत चालक चांदी, सिल्वर। और ये इतना तकिया कलाम प्रश्न है कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी। उसके बाद क्या है? तांबा है, तब एल्युमिनियम, तब लोहा है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? सल्फर के कारण। चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडा न खाइए क्योंकि अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी से प्रतिक्रिया कर लेगा और उसको करिया कर देगा। ठीक है, इसको करिया कर देगा। चांदी के चमचवा को, चांदी के चम्मच से अंडा। अरे भाई देखिए, सनातन जो धर्म है हिंदुस्तान का उसमें क्या कहा गया है? तुलसी की पूजा कीजिए, बीमारी भगाता है। लड़का पतुआ नोच के खाता है। पीपल का पूजा कीजिए जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। माने बहुत सारा, केला का पूजा कीजिए, चंदन के वृक्ष का भी, माने बहुत सारा ऐसा सिस्टम है। सूर्य भगवान का पूजा कीजिए। वो जो जलवा इस तरह ढालता है लोग तो वो जो टकरा के आता है तो आँख के लिए वरदान है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है। तो अब लिखिए, गांव में लोग क्या कहता है कि चांदी के चम्मच से अंडा मत खाइए, जहर बन जाएगा। एक मतलब बाकी देखिए, तो लोगों को अगर सुधारना है तो उसके धर्म और उसके व्यवहार और उसके वर्तमान समय के साथ जोड़ दीजिए, वो अपने आप सुधर जाएगा। अगर वो कहता कि एक करिया हो जाए चांदी के तो बतवे नहीं मानेगा। वो कह देगा जहर है तो डरा के कोई खइबो नहीं करेगा। कैसा? तो चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं क्योंकि सल्फर का लेप उस पर बन जाता है। और चांदी के चम्मच से अंडा खाना भी वर्जित है क्योंकि अंडे में उपस्थित सल्फर जो है वह चांदी के चम्मच से प्रतिक्रिया कर करिया कर देगा। फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है हाइपो सॉल्यूशन में विलय के लिए। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ये फिक्सेटर के रूप में काम करता है। उसके अलावा अगर कृत्रिम वर्षा कराना हो, आर्टिफिशियल रेन, तो आप सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कीजिए। रजत यानी कि किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का में मिश्रण क्या है? कजनी, CuZn और Ni, यानी कि तांबा, जस्ता और निकेल। बाकी लूनर कास्टिक, हार्न सिल्वर, AgCl, रूबी सिल्वर सब में चांदी उपस्थित है, लेकिन जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। और इसका नाम देने का कारण क्या है कि यह देखने में चांदी के जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम क्या दे? जर्मनी के सिल्वर, अर्थात तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण, कजनी। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। और फोटोग्राफी में यह उपयोगी तत्व है और यही फिक्सेटर का कार्य करता है। लेकिन सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहाँ होगा? आर्टिफिशियल वर्षा कराने में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने का मतलब क्या है कि उसमें 18 कैरेट सोना है
और शेष जो 6 कैरेट है वो तांबा वगैरह है, मिश्रण है। कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? सोना मुलायम धातु है, बिल्कुल सही है। अगर मुलायम नहीं रहता तो इसके पतले तार के रूप में हजारों किलोमीटर तक नहीं खींचा जा सकता था। 24 कैरेट की इसलिए आभूषण 24 कैरेट में नहीं बन पाएगा, वो मान लीजिए बहुत अच्छी रहेगा, बहुत मुलायम रहेगा, उसे खड़ा करने के लिए उसमें मिलाता है धातु की। हाँ, मुड़े नहीं। ठीक है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोने है। सबसे अधिक मुलायम धातु सोने है। धातुओं का राजा भी सोने को कहा जाता है, क्योंकि सोना में ही आरबीआई से लेकर हर आदमी काम करता है। ठीक है। इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी। पूछिए कैसे? जो भी विदेशी आता था यहाँ व्यापार करने तो कहता था कि ये बहुत बढ़िया कपड़ा है, ले लीजिए, तो सोना दीजिए। तो कहता था तारा से बढ़िया बढ़िया मलमल था हमारा इंडिया में था, हमारा तारा से कुछ ना चाहिए, हमारा कोने से जौन चाहिए तौन ले जा। ती कहत रहे कि तू अपन सूती कपड़वा दे दो, तो कहे कि हमारे से हई लेला मैंने कोनो चीज। तो कहा नहीं, हमारे यहाँ दाल है, भात है, चोखा है, चटनी है, कपड़ा है, लाता है, दवा है, दारू है, हड़िया है, पटकी है, सब चीज है, घर द्वार सब चीज है। हमको चाहिए कथी? सोने का सिक्का। तो सारा सोने का सिक्का एक समय ऐसा था कि सारा जगह से सिक्का यहाँ इंडिया में चला जाता, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो धातुओं का राजा सोना है। सोने को किस में घोल सकते हैं? एक्वारेजिया में, यानी कि 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या है? HCl, ये 3 गुना है, और नाइट्रिक एसिड HNO3, यह 1 भाग है, और इसी के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। और यह दुनिया के किसी भी चीज को अपने में डुबा लेगा। ठीक है। रसायनों की रानी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है, और रसायनों का राजा तेजाब H2SO4 को। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु क्या है? पारा। ठीक है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। अगर यहीं पर अधातु रहेगा तो ब्रोमीन होगा। अगर ये प्रश्न पूछे कि कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है तो पारा या पारद या मरकरी। ठीक है, जो चांदी की तरह दिखती है, इसलिए क्विक सिल्वर कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में? ब्रोमीन। ठीक है। पारा धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है। पारा धातु पारा के साथ। किसी अमलगम का एक घटक सादा होता है क्या? मरकरी। किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा का। ठीक है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? मरकरी 2 सल्फाइड है। ठीक है, मरकरी सल्फाइड है। कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जाता है और दीवार को गीला नहीं कर पाता है? तो पारा। पारा को कांचे में रखा जाता है। उसके अलावा जितने भी आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक, उनको भी कांच के बर्तन में ही रखा जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? TEL, टेट्राइथाइल लेड का। अच्छा, TEL निम्न से क्या है? तो अपष्ट रोधी यौगिक है, और शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है उच्च ऑक्टेन मान वाले ईंधन में, यानी कि जिसका ऑक्टेन नंबर जो होगा ज्यादा होगा उसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाएगी। और इसी को कम करने के लिए क्या किया जाता है? टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता है ताकि उसके अपस्फोटरोधी गुण को रोक सके। फ्यूज तार किससे बना होता है? टीन और सीसा का। हाँ, टीन और सीसा का मिश्रण है फ्यूज तार। निम्न से किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है कौन? सीसा। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व सीसा ही है। और लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत होता है? 0, क्योंकि उसमें लेड नहीं ग्रेफाइट होता है। जल में कौन घुलनशील नहीं है? तो लेड सल्फेट जो है वह जल में घुलनशील नहीं है। मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम। कहाँ पाया जाता है? केरल में। और विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। केरल के समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। और यूरेनिनाइट भी यूरेनियम का ही अयस्क है। कार्नोटाइट,
यूरेनिनाइट भी यूरेनियम का अयस्क है। और यूरेनियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड नामक अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड से। और पिंच ब्लेड भी से ही यूरेनियम भी प्राप्त किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक क्या है? यूरेनियम 9235। 92 क्या है? एटॉमिक नंबर है, और 235 क्या है? मास है। तो परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक क्या है? यूरेनियम 9235। ये प्रश्न पूछा था, इसलिए याद रख लिए, यूरेनियम 9235। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? सीसा में, इसीलिए शीशे के पात्र में इसको रखा जाता है। उसके अलावा एक और धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, उसको भी शीशे के पात्र में रखा जाता है, पारा। कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में कौन सा है जो रेडियो सक्रिय तत्व है? फ्रांसियम। फ्रांसियम भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में है। और अधातु में कौन कमरे के तापमान पर? ब्रोमीन। अधातु में पारा, और रेडियो सक्रिय में फ्रांसियम। फ्रांसियम। अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है क्या? जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये सब ट्रांजिस्टर में काम आते हैं। किन तत्वों के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? स्ट्रांसियम और बेरियम। स्ट्रांसियम एवं बेरियम। हरा रंग क्या हो जाएगा? हरा बोरा। बस क्यों याद रखिए, हरा बोरा। हरा कौन हो गया? हरा रंग कौन देगा? बेरियम। हरा रंग कौन देगा? बेरियम। हरा बोरा। और लाल रंग अपने आप हो जाएगा स्ट्रांसियम। तो कह रहा है कि किन तत्वों के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो एस आर स्ट्रांसियम और बी से बेरिलियम। तो हरा बोरा, तो हरा रंग कौन देगा? बेरियम। और लाल रंग अपने आप स्ट्रांसियम हो जाएगा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में, चमड़ा को साफ करना हो, ऐसे उद्योगों में भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। और ये धातु कौन सी होती है? क्रोमियम। और ये धातु होती है क्रोमियम। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम। अच्छा, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को मिलाया जाएगा तो बम बन जाएगा, गन पाउडर। टैल्क जो होते हैं, टैल्क पाउडर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के मिश्रण होते हैं। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सोल्डर जो है, जिसे टांका कहा जाता है, जोड़ देता है तारवा को, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? बोरॉन है। ठीक है। फूलगोभी का एक रोग है, वो भी बोरोन की कमी से होता है, पढ़े हैं? देखिए, आपको दिखाते हैं, देखिए। आंवले में निक्रोसिस, चुकंदर में हॉट रॉट और फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, ये किसके कमी से होगा? बोरोन के। फूलगोभी में ब्राउनिंग, भूरापन आ जाएगा। आंवले में निक्रोसिस, निक्रोसिस पूछते हैं, हाँ हाँ हाँ, दाग हो। और चुकंदर में हॉट रॉट रोग, हार्ट रॉट, ये सब बोरॉन की। तो आंवले में निक्रोसिस, चुकंदर में हॉट रॉट और फूलगोभी में ब्राउनिंग, ये सब बोरॉन की कमी से होता है। आलू का जो ब्लैक हॉट रोग है वो भंडारण करते समय ऑक्सीजन की कमी से होता है। उसके अलावा नींबू में डाईबैक एवं नींबू में लिटिल लीफ, लिटिल लीफ का मतलब होता है पत्तियां जो है कलौतत छोटी हो जाती हैं, ठीक है। और डाईबैक का मतलब होता है जो डढ़िया होता है ना, तो जगह जगह से करिया हो जाएगा, उसमें छेद छेद हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। तो नींबू का डाईबैक और नींबू में लिटिल लीफ, ये तांबा की कमी से होती है, इसको याद रखिएगा लोग। तो फूलगोभी में ब्राउनिंग, उसके अलावा आंवले में निक्रोसिस और चुकंदर में हॉट रॉट रोग बोरॉन की कमी से होगी। ऑक्सीजन का अगर ब्लैक हॉट हो गया तो भंडारण करते समय ऑक्सीजन की कमी। और नींबू में लिटिल लीफ और नींबू में डाईबैक, तांबा की कमी से।
ये बार बार। तो यहाँ प्रश्न था कि कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है, तो बोरॉन। अच्छा, खाने के नमक सोडियम बाइकार्बोनेट है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का एक अणु होता है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर जिंक फास्फाइड कीर्तनकनाशी या रोडेंटनाशी और चूहा का विष में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हीरा में क्या होता है, कार्बन होता है, हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। उसके अलावा आपको आ जाइए संगमरमर, संगमरमर जो हो गया कैल्शियम का हो गया, रेत का भी हो गया SiO2 या SiO3। अच्छा, रेत भी हो गया आपको, सिलिकॉन हो गया रेत में SiO2, और रूबी एल्युमिनियम का अयस्क है। नीलम और रूबी किसके अयस्क हैं, एल्युमिनियम के, और दोनों समुद्र में पाए जाते हैं, एक प्रकार के मतलब कीमती चीज है। अच्छा, मॉर्फिन, मॉर्फिन का उपयोग हम लोग करते हैं एनाल्जेसिक के रूप में। टैंगो चार्ली में देखे होंगे गोली जगह जगह कट कट दिया है, अजय देवगनवा के साथ जो फौजी है, तो क्या मांग रहा है, मॉर्फिन मांग रहा है कि दे दो भाई, तनी खा ली चाहे लगा ली तो दर्द कम हो जाएगी। हाँ, तो मॉर्फिन का उपयोग एनाल्जेसिक के रूप में, दर्द निवारक। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किरासन के तेल में डुबाकर। बोरिक एसिड जो है वह एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, और जर्मन सिल्वर को ही क्या कहता है, जो चांदी के जैसा दिखता है, और उस किसका किसका मिश्र धातु है, कजनी, कजनी CuZn और Ni, कजनी, तांबा जस्ता और निकेल। अच्छा, हाइड्रोजन एक तत्व है और प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हल्का तत्व भी है, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला भी तत्व है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, केवल उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, सोडियम। इसीलिए ना मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तनुगंध काम्ल यानी कि तेजाब की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया कर क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और MPPCS में भी पूछा हुआ है, CDS 99 में भी पूछा हुआ है। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, पानी। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषण करेगा, पैलेडियम का कोलाइड विलयन। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करेगा पैलेडियम का कोलाइड विलयन। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न कि खाना पकाने का जो तेल है वह वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोनाइजेशन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, निकेल उत्प्रेरक का, ठीक है। निकेल कैटालिस्ट का, और कैटालिस्ट का खोज जे बर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन की भी खोज बर्जिलियस ने किया था। कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन। और ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, वही मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, हाइड्रोजन नहीं है। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन है, तो CO2। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल। अच्छा, वर्षा के जल का गोल होना किस कारण से गोल हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन का प्रयोग करेंगे। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात भार के अनुसार क्या होगा, गलती है, हम पूछे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो 8:1 हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ना, हाँ, ये ध्यान रखना है परीक्षा में कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक कंडक्टर है, शुद्ध पानी तो उदासीन हो गया, तो ये खराब है। विद्युत का चालक कौन है, लवण वाला जल विद्युत का चालक है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो 4 डिग्री C पर।
जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है ध्रुवीय होती है। क्या प्रकृति होती है? ध्रुवीय होती है। इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। ठीक है। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अच्छा, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। जल सर्वाधिक विलायक के रूप में जाना जाता है और जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोरेटो या मैग्नीशियम सल्फेटो और कैल्शियम सल्फेटो की उपस्थिति के कारण होती है। कहने का मतलब है जल की कठोरता कई प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता परमानेंट और एक होती है टेम्पोररी। तो देखिए जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। कहने का मतलब है कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं और जो आसानी से झाग नहीं बनाता है उसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो यानी कि मृदु जल के साथ क्या होगा? साबुन बढ़िया से काम करेगा और हार्ड वाटर के साथ साबुन बढ़िया से काम नहीं करेगा। तो जल की कठोरता 2 प्रकार की हो गई, एगो टेम्पोररी अस्थाई और ये हो गया अस्थाई। तो हम लोगों को क्या याद रखना है? एक ही को याद रखें तबे, नहीं तो फंस जाएगा। हम लोग केवल अस्थाई कठोरता यानी कि परमानेंट कठोरता को याद रखेंगे और इसको उबालने से दूर नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार की कठोरता अस्थाई कठोरता है और यह होता है कैमे सक्लोना। कैसे? कैमे सक्लोना यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट के लौड़ों के घुले रहने का कारण। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड एवं नाइट्रेट के कैमे सक्लोना, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड एवं नाइट्रेट के घुले रहने के कारण होता है। और जल में सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे और उसको उबाल लेंगे तो अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता को दूर की जा सकती है। और जल की अस्थाई यानी कि परमानेंट कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेड विधि है और परम्यूटेड में सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। ठीक है। पानी की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है। तो एक एक हम लोग याद रखेंगे क्या? कैमे सक्लोना, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड एवं नाइट्रेट के कारण जल की अस्थाई कठोरता होती है। और ऑप्शन में दूसरा क्या रहेगा? अस्थाई में इसमें सीधे लिखेगा कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो हम लोग आए प्रश्न पे कि जल की अस्थाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड एवं नाइट्रेट के घुले रहने के कारण होती है। और इसमें क्या हो जाएगा? अस्थाई में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होंगे? क्वथनांक तो बढ़ जाएगा लेकिन हिमांक घट जाएगा। बर्फ में नमक मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? जल्दी जम्बे नहीं करेगा, गल जाएगा। जल की अस्थाई कठोरता में क्या होती है? देखिए आ गया कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट की विद्यमानता के कारण, इसलिए उसको याद रखना पड़ा है। और एनडीए 2011 में पूछा है जल की अस्थाई कठोरता किसकी उपस्थिति कारण होती है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेटों के कारण। पानी की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए क्या? तो सोडियम कार्बोनेट है। उसके अलावा और ये इसकी मुख्य विधि क्या है? परम्यूटेड विधि है और सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। और अस्थाई कठोरता अगर पानी की दूर करना हो तो पोटेशियम क्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं। पानी की कठोरता की जांच के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? साबुन से अगर झाग नहीं खे बना तो पानी कठोर बा। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। यानी कि क्या करेगा? विरंजक का काम करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? देखिए वर्तमान में पेपर के विरंजन के लिए भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माने पेपर के कलर बदल दी। गंदा कोनो चीज ऊपर डाली बस उनकर गंदगी साफ कर दी।
पूर्व में पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता था। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, बालों में ब्लीचिंग करने के लिए और लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़ा साफ करना हो तो पेरोक्साइड, पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारना हो तो, बालों में ब्लीचिंग करना हो तो, अब पेपर को कलरहीन करना हो तो पेरोक्साइड। ठीक है, अब आइए, भारी पानी की खोज यूरे एवं बासबर्न ने, दो वैज्ञानिकों ने किया था और यूरे को पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। ठीक है, हेरोल्ड सी यूरे को 1934 में जो है भौतिक विधियों के द्वारा दो परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का अलग करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और साधारण जल के 7000 भागों में एक भाग D2O होता है और भारी जल कितना डिग्री सी पर जम जाएगा? 3.8। ठीक है, तो भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी पानी कहिए चाहे गुरु जल कहिए, का रासायनिक नाम D2O है। देखिए, इंडिया वाला खूब नाम रखता है सब। भारी पानी उपयोगी है, क्या काम करता है? भारी जल एवं ग्रेफाइट न्यूट्रॉन को स्पीड को धीमा कर देगा और साथ ही रिएक्टर में को ठंडा रखेगा। और D2O तो नाम क्या रख दिया? गुरु जल। कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होगा, बिल्कुल सही है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होगा, नहीं तो जम जाए तो काम खराब हो जाए। और यह संक्षारण उत्पन्न करता है। और भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये गलत है, इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। सब में कार्बन है, हम लोगों में भी कार्बन है। अच्छा, कार्बन के कुछ अपरूप बताइए। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्राफीन, ये सब कार्बन है। और ग्राफीन नया आविष्कार है। ग्राफीन बहुत बढ़िया चीज है। ग्राफीन मतलब बुझिए कि मतलब 5G में क्रांति ला देगा। इतना पतला पतला महीन जाल है ग्राफीन का, बताएंगे इसके बारे में बाद में। अच्छा, किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलरीन, ग्राफीन, सब में कार्बन है। सिलिकॉन में कार्बन नहीं है। सबसे कठोर पदार्थ जो पृथ्वी पर वर्तमान में है, हीरा। और हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। अच्छा, हीरा का सख्त रूप क्या है? कार्बन है। हीरा के बारे में कुछ कथन सुनिए। यह सिलिकॉन का अपरूप है, गलत है। हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वही ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है। और यह जलकर कार्बन उत्पन्न करेगा, CO2। हीरे की चमक किस कारण होती है? कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। हीरे का उच्च अपवर्तन सूचकांक है इसके कारण, और बिखराव भी करता है। अच्छा, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि इसमें कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अच्छा, कौन एक तत्व है? ग्रेफाइट एक तत्व है और कार्बन का अपरूप है, और यह विद्युत का सुचालक होता है। और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में, साथ ही स्नेहक के रूप में, ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में, और लिखने वाले पेंसिल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। सीसा पेंसिल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। लेड पेंसिल। अच्छा, विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट हो जाएगा। किसका उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? स्नेहक। स्नेहक बुझते हैं? लुब्रिकेंट। मोटरसाइकिल चलता तो में एगो ग्रीस लगावल जाला, तो वो सब ग्रीस वही में कहीं कहीं ग्रेफाइट भी लगा दिया जाला। आधा मुलायम है। देखिए, ग्रेफाइट वही मुलायम हो गया, हीरा क्या हो गया? कठोर हो गया। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अस्थिर रही माने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। CO2 के बारे में कुछ शब्द सुनिए। चूने के जल की क्रिया द्वारा CO2 का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ठोस अवस्था में इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फिरियान CO2 का। अच्छा, जो कोको कोला हम लोग पीते हैं उसमें क्या रहता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रखा जाता है। तो हम लोग खुला स्वाक से मारा लायक
ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? वायुमंडल से जो आता है प्रकाश, उसको क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको रोक के अंदर रख लेता है। तब है ना पॉली हाउसों में खूब सब्जी आजकल उगा रहा है लोग। हरित गृह प्रभाव पर ज्यादा असर कौन सा गैस डालेगा? CO2। तो जब ये प्रश्न रहेगा निम्न में से कौन सा प्रमुख हरित गृह गैस है? ग्रीन हाउस इफेक्ट GHE, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख गैस कौन जिम्मेदार है? तो CO2 प्रमुख कही तो आना, तो बाकी सब CH4, मीथेन, पीथेन। कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वृद्धि हो रही है तो ध्रुवों पर का बर्फ क्या हो जाएगा? क्यों पिघलेगा? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा और वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगी। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, जलने में सहायक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। देखिए, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन है, H है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? जलने वाला चीज है, विस्फोटक चीज है ना। और ऑक्सीजन क्या है? ये जलने में सहायता प्रदान करता है। एगो जला दी, हाइड्रोजन जला दी, ऑक्सीजन का करता है? जीवन देता। हाइड्रोजन का करता? जला देता। और दोनों जब मिल जाता तो क्या हो जाता? पानी बन जाता है, H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाइएगा तो पानी बन जाएगा। यानी कि दो चीजों के मिलने से तीसरा चीज जो बन रहा है उसका गुणधर्म पहले से बिल्कुल विपरीत है। तो ये क्या है? कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है। अब आइए, अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। कार्बन तो कोई विशेष, मान लीजिए सब चीज में कार्बन है। ऑक्सीजन क्या है? प्राण देता है। और जब ये CO2 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राण को बुझा देगा, बुझा नहीं देगा। और ऑक्सीजन की अगर CO2 खींचना शुरू करें। अच्छा, अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से क्या क्या हो सकता है? वृद्धि कैसे होती है? तो जीवाश्म ईंधनों का हम लोग ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वनों को कटाई कर रहे हैं और वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगर इसी के लिए सौर हीटर का इस्तेमाल किया जाने लगे तो कमी हो जाएगी। मीठे शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है? यही कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड पानी है, कोको कोला। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, शब्द पर ध्यान देना है, मुख्यतः है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ठीक है, CO और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। तो रक्त क्या हो जाएगा? तो रक्त वहन करने की जो क्षमता है ऑक्सीजन की, यदि हीमोग्लोबिन की, वो कम होने लगेगी और व्यक्ति का क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। अच्छा, कोयले के किस्म बताइए। पीलीबीए, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। इसमें पीट सबसे निम्न कोटि का है। उसके बाद क्या आ गया? बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला मुलायम होता है और घरेलू उपयोग में जितना खाना बनाने के काम में आता है बिटुमिनस है। और लिग्नाइट कोयला भूरा रंग का होता है और उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। और एंथ्रासाइट बहुत ही अच्छा किस्म का कोयला है और भारत में एंथ्रासाइट किस्म का कोयला नहीं पाया जाता है, लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है जो भूरा होता है और जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, जलता है तो ज्यादा धुआं देता है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, अन्य देशों से कोयला को मंगाया जाता है। ठीक है। तो बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयले की किस्म है। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट में।
सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है अधिपोषण। सबसे अच्छा अधिशोषक है सक्रियत नारियल काष्ठ कोयला। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सारा ऑक्सीजन वह खींच ली, लेके तो जरिए जलाइए न दी। मान ली बंद कमरे में हम जला दिया अंगीठी वगैरह कुछ, तो सब ऑक्सीजन खींच के जला रहा तो बाचल का। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था है। बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। भूपर पट्टी में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और तब लोहा, ये चार गो क्रम है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। और जेएस किल्बी इसके खोज किए थे। सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन को। अच्छा, किसमें मुख्यतः सिलिका होती है? तो क्वार्ट्ज, कैल्शियम सिलिकेट है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और काफी प्रश्नों को पूछा जाता है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में किसका प्रयोग किया था? सिलिकॉन का। जर्मेनियम का भी अर्धचालक के भांति भी व्यवहार करता है लोग। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? गलती है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन होगा। मानव शरीर में और पृथ्वी में, एक सेकंड रुक जाइए, मिल जाएगा। गैस नो है सबसे ज्यादा प्रतिशत। क्या है? देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.60%। और मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ होना चाहिए कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस, तब जाके होगा नाइट्रोजन। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है। सांड के शुक्राणु को रखा जाता है, सांड के बियर को, द्रव्य नाइट्रोजन में। ठीक है, स्पर्म को। नाइट्रोजन यौगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित हो जाती है। और एक बात सुनिए, जहां नाइट्रोजन होगा वहां प्रोटीन का जरूरत है। और नाइट्रोजन कौन लेता है? दलहनी पौधे, राइजोबियम स्थिर का मिलता है। तो दाल खाते हैं तो प्रोटीन नहीं मिलता है। साथ ही जो है सब नेफेंथिस, घटपर्णी, हऊ जो कीड़ुआ को खा जाता है, सब पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, सब पिचर प्लांट। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ना कीड़ुआ को खाता है। तो नाइट्रोजन का मेन उद्देश्य क्या है? कि उसको प्रोटीन चाहिए। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक क्रिया है? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, अर्थात पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में उपयोग में लाते हैं। पौधे के मामलों में मिट्टी में सोखा गया नाइट्रेट, देखिए नाइट्रेट आ गया, कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। मिट्टी में सोखा गया नाइट्रेट यूरियम मुक्त नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। माने वे लोग नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेंगे और नाइट्रेट फिर नाइट्रोजन बदल जाएगा, आगे चलकर प्रोटीन मिलेगा। हरित गृह गैस कौन कौन है? कुछ नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, कार्बन। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड जानते हैं? CFC में सबसे खराब होता है क्लोरीनुआ। वो क्लोरीनुआ जाता है ओजोन को तोड़ देता है। 3 गो ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बनाएगा, वो ओजोन को फिर तोड़ के ऑक्सीजन बना देगा। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सा एक नाइट्रिक एसिड के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो N2O5। हास्य गैस के रूप में किसका उपयोग होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस N2O3 नहीं, N2O। देखिए,
नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र है N2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र है NO2। NO2 और SO2 ये दोनों एसिड रेन में पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यहाँ है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो हंसाने वाली गैस है। दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक यानी कि बेहोश करने निश्चेतक के रूप में किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। अब अगर दर्द ना हुई हंसी कई बाह चिरल होगी जितना पेट फाड़े के बाद। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चूहने वाली गंध का कारण क्या है, अमोनिया। अमोनिया का एक कौन सा गुण है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पर नीला हो जाएगा, अर्थात यह छलनी कर देगा। इसका मतलब है कि अमोनिया का कौन सा गुण है, क्षार है। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सोना के साथ। लेकिन जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दीजिएगा 3 बार तब एक्वारेजिया बन जाएगा। क्या करेगा, सोना को घोर लेगा। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के क्या होता है, तो एक होता है नाइट्रिक एसिड और 3 होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए, वही उत्कृष्ट धातु कौन है, सोना चांदी प्लेटिनम, ये सब क्या है, उत्कृष्ट धातुएं हैं, हमारे ज्यादा मूल्य का है। और ये एक्वारेजिया किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो यही है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े चिमनी चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, उसी के धुआं में पाए जाते हैं। पुनः जाएगा आसमान में जाकर बादल से अपना दोस्ती कर लेगा, और फिर जब पृथ्वी पर गिरेगा तो चल जाएगा गड्ढा में, और फिर रिस्क जाएगा तो यही एसिड वाला पानी पीजिएगा तो मछलियां भी मरेंगी, तरह तरह के शरीर पर पड़ेगा ना। लोग देखो ना बारिशों में भीग गई, बड़ा दहिया खजुआता, तो क्या एसिड रेन है। आलू चिप्स के पैकेटों को खराब होने से बचाने के लिए लेज सामान्यतः तो उसमें नाइट्रोजन गैस में ही उसको भरा जाता है, तबे वो फूलल खाई रहेला, खोल जाए तो स्वाक से निकली। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत ही कम है, अगर बाहर रखेंगे तो क्या होगा, आग लग जाएगा। इसलिए पीले फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। सफेद फास्फोरस का क्या सूत्र है, P4, और लाल फास्फोरस का क्या सूत्र है, P2। लाल P2 और सफेद P4। फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो यही श्वेत फास्फोरस है, P4। माचिस की तिलियों में क्या होता है, फास्फोरस डाइक्लोरोमेट, ये सब का चूर्ण मिलाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल है तो कौन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब। CH4। ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने की थी, ठीक है, प्रिस्टले ने भी किया था, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं है ऑप्शन में। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद लोहा, और मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन को आ रहा है, ठीक है, 6 होगा। ऐसे तो O8 होता है, यानी कि 2 इसके बाहरी कक्षा में है, आउटर सेल में। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस हो गया CO2, CH4, NO2। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये तो प्राणदायी गैस है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, एलोट्रोप्स है, यानी कि एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, और 3 गो ऑक्सीजन मिलकर एक ओजोन बनाता है, जो पृथ्वी पर आने वाली एक्स्ट्रास्ट्रोस्फीयर यानी कि समताप मंडल से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोकने का काम करता है। त्रिपरमाणुविक अणु यानी कि ट्राई एटोमिक अणु कौन है, ओजोन है, O3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 गो मिली तो एगो ओजोन बनी। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है, O3। ओजोन जीव मंडल को पराबैंगनिक यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। हानिकारक पराबैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे रहेगा ना क्लोरीन तो मारिएगा, CFC नहीं रहे ऑप्शन में क्लोरीन, भाभी जब गैस हो तो क्लोरीन मार देना है। सल्फर का साधारण नाम क्या है, ब्रीमस्टोन, और ये संस्कृत भाषा से इसको नाम को लिया गया है, सल्फर। प्याज काटते समय आंखों में जो जलन पैदा होती है, सल्फर। प्याज और लहसुन
रबर को बलकनित करने के लिए अर्थात मुलायम बनाने के लिए उसमें सल्फर का उपयोग करते हैं, और रबर को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का। ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है। देखिए कठोरता तो कार्बन से। देखिए, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बल्कनीकरण। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। और ये किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक का मतलब समझते हैं? जो टूट गया। नहीं, थर्मोप्लास्टिक का मतलब है कि बार बार उस रबर का आप उपयोग कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि बाल्टी, माने जो मान लीजिए प्लास्टिक का सामान है ये है, अगर ये टूट गया तो फिर से इसको गलाकर नया बना लेंगे, इसको कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। और एक होता है थर्मोसेटिंग, उसमें थर्मोसेटिंग में ये होता है कि एक बार बन गया दोबारा टूटेगा तो नहीं बनेगा। इसलिए प्लास्टिक व किनने वाला जो कबाड़ी भाई आता है लो, वो कहता है लो कि हई ना बिकाई, हई ना चाहिए। तो प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। और प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनाइजेशन कहा जाता है, बल्कनीकरण। और इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अच्छा, टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग किया जाता है। रबर आसानी से किसमें घुल जाता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाएंगे, तो क से कठोर तो क से कार्बन, और मुलायम बनाने के लिए सल्फर। अच्छा, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलेगी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 भी निकलेगी, ठीक है। ज्यादा चिमनी से धुआं निकलेगा तो वो ज्वालामुखी का उदाहरण बा। कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन है और जिसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है? गंधकाम्ल, H2SO4। गंधकाम्ल किसे कहते हैं? H2SO4। देखिए यही ना, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी में ही पढ़ना बेटर है। अंग्रेजी में क्या लिखा रहेगा? तेजाब, H2SO4, यहाँ है मूल रसायन, गंधकाम्ल, रसायनों का राजा, रसायनों का सम्राट, और रसायनों की रानी HCl, हाइड्रोक्लोराइड। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग आती है? यही तेजाब के, H2SO4। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? सल्फर के यौगिक। प्याज लहसुन भी सल्फर के यौगिक। गंध सड़े हुए अंडे जैसी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सड़े अंडे में कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हवा में मौजूद गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल पर कौन सा रंग जम जाएगा? हरा रंग। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, नहीं तो बार बार फंस जाएगा। हवा में क्या बन जाएगा? पीतल का रंग क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का हरा हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण उसका रंग हरा हो जाएगा। रुक जाइए, उसको निकाल लें, वहीं पर चांदी उंदी का सब लिखा हुआ है। कहाँ गया जी? ज्यादा दिन हो जाता है ना, आदमी गड़बड़ा जाता है। देखिए, ओजोन गैस जो है चांदी के सतह को क्या कर देगी? काला कर देगी, ठीक है। और साथ ही सल्फर भी चांदी सतह को क्या कर देगी? काला कर देगी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, यह गंध सड़े अंडे के समान होती है और यह स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं है। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाएगा। समझ गए? हवा में फीका पड़ जाएगा। वो हरा भी होता है, हरा वाला भी बता देंगे आपको, हरा वाला भी बता देंगे, इसी में है कोई। सल्फर कहाँ है? फास्फोरस है ना, हाँ सल्फर। देखिए हटा दिया है, पुराना वाला किताब में है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए।
इसी मिल जाएगा। तो हवा में मौजूद कौन सी गैस पीतल के रंग के मलिनीकरण का कारण है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और सड़े हुए अंडे की गंध उसी से निकलती है। अब मछली जो मर गया है दुर्गंध देगा तो सल्फर की होगी। अच्छा, अम्लीय वर्षा के कारण वही हो जाएगा। कौन कौन? SO2 और NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण है? तो SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो तेजाब H2SO4। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। कार की बैटरी में इस्तेमाल किसका होता है? तेजाब का। सल्फ्यूरिक एसिड, गंधकाम्ल, रसायनों का राजा, मूल रसायन। अच्छा, हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। ऐसा तत्व जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण की अवस्था में नहीं दर्शाता है, हमेशा ऋणात्मक दर्शाता है, माइनस में, तो फ्लोरीन। दंत क्षरण का कारण है फ्लोरीन। ठीक है, एनामल जो हाँ सबसे कठोर होता है फ्लोरीन है। कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? तो क्लोरीन में रंग है, रंग और गंध दोनों है क्लोरीन में। कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्लोरीन। रंगहीन का मतलब क्या भाई? जिसका कोई रंग नहीं। तो क्लोरीन का रंग है, रंगीन है, और साथ ही क्लोरीन में गंध भी है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन। तब न जाता है CFC में से निकल के क्लोरीनवा तो ओजोनवा को बर्बाद कर देता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन, पोटाश, एलम इस सबका प्रयोग फिटकरी वगैरह का किया जाता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक कौन है? क्लोरीन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वही HCl का अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड। वह एक अगर पेट में न बने तो गैस हो जाएगा। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। यही खाना को क्या करता है? अम्लीय बनाएगा, तबे पचेगा। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाएगी? ब्रोमीन। धातु में पारा, और रेडियो सक्रिय में फ्रांसियम। हाथ पर धरिएगा ना तो गल जाएगा। इसी को कमरे के तापमान पर द्रव्य, इसका मतलब हाथ पर जैसे धरिएगा गल जाएगा। ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है? बैगनी भूरे से थोड़ा काला। एकदम इसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठोस आयोडीन का रंग बैगनी भूरे से थोड़ा काला। समुद्र में बहुतायत प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली रोग में काम आता है आयोडीन। कमी से क्या हो जाएगा? गोलगन। अच्छा, क्या कारण है कि पहाड़ी लोगों में ग्वाइटर ज्यादा पाया जाता है और तटीय किनारे लोगों में ग्वाइटर कम पाया जाता है? कैसे? आयोडीन ऐसे ही मिल जाएगा। असल बात है कि तटीय इलाकों में समुद्र वाली मछलियां ज्यादा मिलती है, तो समुद्र में ही रहती है, तो उससे आयोडीन उन लोगों को मछली खाते हैं तो मिल जाता है। लेकिन पहाड़ी लोगों को मिलेगा, समुद्री मछली नहीं मिलेगा। इसलिए पहाड़ी लोगों में ज्यादा ग्वाइटर पाया जाएगा। वही देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्री खरपतवार भी आयोडीन का मुख्य स्रोत है, जिसे लेमुनेरिया घास का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, पीड़ाहारी आयोडीन है, और पूर्तिरोधी आयोडोफॉर्म है। पूर्तिरोधी क्या है? आयोडोफॉर्म, और पीड़ाहारी आयोडीन है। पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है तो आयोडीन, लेकिन कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन चाहिए। आयोडीन किसके लिए है? थायरॉक्सिन के सक्रियता के लिए। आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित रहता है। बहुत बार पूछा जाता है कि आयोडीनीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होती हैं। कौन सी गैस अक्रिय गैस है? हीलियम, नियॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय, निष्क्रिष्ट, उत्कृष्ट, ये सब गैसें हैं। ठीक है, देखिए निष्क्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। हेनरी आर क्रिजिडे, हेनरी, हे से हीलियम, नी से नियॉन, और ई से आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हेनरी आर क्रिजिडे इसका सूत्र है, और ये सभी रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं।
नोबेल गैस कहिए, उत्कृष्ट गैस कहिए, या इनर्ट गैस कहिए, निष्क्रिय कहिए, सब इसी का नाम है। और इन गैसों में आर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को है। हीलियम आइए, हीलियम हल्की है, अज्वलनशील गैस है, लेकिन वहीं पर हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस हीलियम, और वह ज्वलनशील है। इसकी खोज फ्रैंकलिन एवं लोकेयर ने की थी। हीलियम के गुब्बारों में भर दीजिए हीलियम को, ऊपर जाकर फटिया जाएगा। मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी में द्रवित हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर अभिकर्मक के रूप में, अस्पतालों में जो हम लोग कृत्रिम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का, प्लस गोताखोर जो सांस लेता है पानी के अंदर उसमें भी O2 प्लस He का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गोताखोरों के द्वारा भी अधिक गहराई में सांस लेने के लिए हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है। लोग कहता है हवाई जहाज के टायर में हवा नहीं रहता है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। नियॉन का उपयोग, नियॉन विसर्जन लैंपों वायुयान के ट्यूब में, देखिए वायुयान के ट्यूब में क्या भरा जाएगा? नियॉन। टायर में हीलियम भरा जाएगा, ट्यूब को आ रहा है अंदरवा वाला भाग पटवा में। और प्रतिदीप्त बल्बों में, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखे नहीं, कहीं कहीं बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहा है, पिछुअल लाइट हो रहा है, खूब दूर से चमकेला। विज्ञापन के लिए, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए, क्योंकि कोहरे में भी दूर तक यह चमकता है। कौन? नियॉन। आर्गन गैस की खोज रैमजे ने की थी। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन है? आर्गन है। अक्रिय गैस, अक्रिय में आर्गन है। आर्गन का उपयोग भी बिजली के बल्ब को भरने में किया जाता है। और वायुमंडल में लगभग 1% यानी कि 0.93% आर्गन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है? ज्यादा है। क्रिप्टॉन है ये, इसका प्रयोग बिजली का बल्ब फोटोग्राफी में किया जाता है, लेजर बनाने में। जेनॉन जो है यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला इनर्ट गैस है, और इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, और यह जल में घुलनशील है। रेडॉन एक ऐसा गैस है, अक्रिय गैस, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये रेडियो सक्रिय है, और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो कौन इनर्ट गैस है? नहीं है, फ्रियॉन, यानी कि हीलियम, रिनॉन, जेनॉन। अच्छा, कौन सी गैस को नोबेल गैसों का उदाहरण बताइए? नोबेल गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, हेनरी आर क्रिजडे। रेडॉन, आर्गन, हीलियम, हे से हो गई हेनरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। अच्छा, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन है? हीलियम है, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है, और कौन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है अक्रिय गैस? जेनॉन। जेनॉन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर मतलब क्या होला? अंग्रेजी शब्द है स्ट्रेंजर, जिसका पता नहीं चलेगा, अपरिचित। अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन में परिवर्तित हो क्या होगा? O2 प्लस He, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। साथ ही अस्पतालों में वायु को साफ करने के लिए भी गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, देखिए आखिर क्यों प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का? इसलिए क्योंकि यह हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील है। कौन? हीलियम। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर जाकर विस्फोट करेगा, लेकिन हीलियम का नहीं करेगा। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? धनात्मक हीलियम पर। जो भी इलेक्ट्रॉन खोआ नहीं तर वह प्लस हो, क्या पॉजिटिव माने? हाँ। अच्छा, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम। और हवाई जहाज के ट्यूब में कौन गैस भरी है? नियॉन। साथ ही कोहरा में देखने के लिए नियॉन। अच्छा, देखिए आ गया, कौन सी अक्रिय गैस है जो बल्ब में भरा जाता है? आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन है? तो आर्गन, 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है। अच्छा, कैंसर के उपचार में रेडॉन,
जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में क्या रहेगा? बोरिक एसिड रहेगा। सब में तो बोरिक एसिड बा। अर्धचालक सिलिकॉन, गैलियम आर्साइड, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं बताइएगा। ऑप्शन ए, वायु में कोयले का जलना, गन्ने के रस का किण्वन, पेट्रोलियम का भंजन, और समुद्री जल से क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनना। ये रासायनिक नहीं है, ये फिर से समुद्री जल बन सकता है। रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है क्या? द्रव्य का संघन, ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना। ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने के बाद पुनः उतना लोहा आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जबकि लोहे का चुंबकन ये भी भौतिक परिवर्तन है, और द्रव्य का संघनन भी, माने जल के बूंदों को पृथ्वी पर गिरना, फिर से तो जो बूंद रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पोटेशियम क्लोराइड करना भौतिक परिवर्तन है। आइस क्यूब का पिघलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कोयला वाला फिजिकल था। कागज का जलना, कोयला का जलना, कोयला का जलना कहाँ बोले हैं? कागज का जलना बोले हैं, मोमबत्ती का जलना बोले हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है। अच्छा, जल में चीनी का घोलना भौतिक है। अच्छा, वो कौन सी ठोस है जिसको गर्म करने पर सीधे वाष्प में, गैस में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सबमिलेटेड मैटर कहते हैं। जैसे कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अच्छा, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज यानी कि कलई क्यों किया जाता है? गड़ियठिया पर करियका रंग से काहे पोतल जाला? जंग लगने से बचने के लिए। समझ गए? अब जितना बर्तन आवता ओकरा के पिछुआ या तो तांबा के कुछ परत चढ़ा देता, ना तो करिया कहे था। काहे? ताकि जो भात बनाए चाहे कुछ बनाए तो जब करिखा लगी तो जंग लगे लगे। तो करिया में का करिया लगी? अच्छा, जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है जंग की रोकथाम के लिए, क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। सीमेंट की खोज जोसेफ ऑफ स्टीन ने की थी। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या है? सीमेंट है। अच्छा, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर। तब कैमूर रोहतास में चूना पत्थर मिलता कि डालमिया नगर बंजारी में सीमेंट उद्योग लग गए बिहार में। अच्छा, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम।